जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त। आज हम लोग जूठन पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की एक पाठ्य पुस्तक में ये विवरण है इसका, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। समझ है ना। तो इसको आइए थोड़ा सा हम लोग उससे पूर्व ओम ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में थोड़ा सा जान ले। समझ ना। वाल्मीकि, इनका जन्म 30 जून 1950 में हुआ था। समझ ना। जन्म स्थान बारला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। समझ ना। माता पिता मुकुंदी देवी और छोटन लाल। समझ ना। शिक्षा अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। समझ ना। उस समय की बात बता जा रही है, 1950 के समय, जब देश मेरा आज़ाद हो गया था। समझ ना। और इनको सम्मान जो है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रवेश सम्मान, जय श्री सम्मान, कथा कर्म सम्मान 2000 में से नवाजा गया है। समझ ना। तो जयप्रकाश करदम क्या लिखते हैं, थोड़ा उनको एक बार हम लोग जान लिया जाए। समझ ना। सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे मुख्य कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। अशिक्षित होने का कारण दलित न तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और न उनका प्रतिकार कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे इस शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसका एहसास उनको नहीं हुआ। जयप्रकाश करदम का अपना ये व्यक्तिगत विचार है। समझ लेना। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं पाठ्य पुस्तक के मुख्य केंद्र बिंदु पर, जो कि आज का शीर्षक है दोस्तों, जूठन। बात समझ है ना। देखिए, जूठन। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहड़े का है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला, जी ठीक है। वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है, उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरे तो ये खानदानी काम है। जा, फटाफट लग जा काम पे। समझ है ना। एक काम करने के लिए कह रहे हैं शिक्षक। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। समझ है ना। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। समझ ना। शुरू में ही कैसा हो रहा है, मतलब एक कक्षा का मतलब वर्णन किया जा रहा है। कक्षा में एक टीचर, एक शिक्षक और विद्यार्थी के बारे में। समझ ना। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। समझ ना। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। समझ ना। दलित जाति का यह वर्णन किया गया है। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। समझ ना। जो झाड़ू लगा रहा है वे भाइयों का लाडला था, तो इसलिए थोड़ा सा लाड प्यार ज्यादा होता है, दुलार। समझ ना। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। समझ ना।
इस भाव से वह झाड़ू लगाया। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वे बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोला, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। समझ ना। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। सब बच्चा को मतलब रोने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। समझ ना। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। समझ ना। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी वे क्या कर रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे बच्चे को। समझ ना। तो पिता देखे तो थोड़ा सा उनको भी लगा। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। समझ ना। मेरी हिचकियां बंध गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं। कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन कर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। समझ ना। एक पिता की मतलब क्या होता है बच्चे पर। समझ ना। तो इस बात को अपना हमेशा दूसरों के सामने कमाने बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्सों से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं। पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। अब दूसरा बार देखिए क्या होता है दृश्य। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं, समझे ना, हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों की बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। समझ है ना। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। 12 भाई सुखबीर तगांव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। समझ ना। वार्षिक मतलब सालाना। समझ ना। तो ये अपना बताया यहाँ पर तो था। उसका मतलब जो बच्चा था उसका वर्णन किया गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर आने के बाद उसका परिवार का मतलब परिवार इन द सेंस इस कि उसका माता क्या काम करते, उसके भाई क्या काम करते हैं, उस बारे में बहन। प्रत्येक तागा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़रियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 कटोरे गोबर 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। समझे ना। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र
उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी, समझे ना, या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी, समझे ना, जैसे कि गाय भैंस को मतलब राहत मिले और ठंड से लोग बच सके। इतने दिनों में दलानों में भारी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था, समझे ना। दुर्गंध से सिर भीनना जाता था, समझे ना। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे। फसल के समय 5 सेर अनाज यानी लगभग 2.5 किलो अनाज, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी 12-13 किलो अनाज, समझे ना। दोपहर का समय आ गया। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी, समझे ना, जूठन। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतलों ने उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी, बचे खुचे टोकरे, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी। जिस बारात की पतलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भूखड़ लोग हैं, आए गए हैं, सारा चट कर गए, समझ है ना। तो जहाँ जूठन नहीं बचता तो लोग कहते भूखे हुए लोग हैं, कई दिनों के मतलब भूखे थे, तो समझ। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे, समझे ना। पतलों से जो पुड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चरपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पुड़ियों पर कौवे, मुर्गियों, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची की पुड़िया साफ, इसलिए डंडा लेकर चरपाई के पास बैठना पड़ता था। यह सूखी पुड़िया बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पुड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था, समझे ना। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा कैसा जीवन था, समझे ना। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, समझ ना, जूठन का जो खाना उना खाने के बाद छूटता है उसी का जिक्र किया जा रहा है। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने, तगाव त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी क्या होगा भैया, यहाँ क्या पितलाने लगता है, जी पितलाने लगता है या मितलाने लगता है। देखिए ना, ये क्या मतलब मिट गया है लगता है। तभी अभी अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी को पोता सुरेंद्र सिंह आया था।
किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, मतलब बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। समझ ना। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। समझ रहे। अमूमन देखिएगा, जो कि गाँव में शादी उदी होता है लड़की के तरफ, विशेषकर सब लोग कहते हैं कि ना, ये सब लोग का सवाल करना चाहिए, क्योंकि गांव का समाज, गांव का एक इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है। समझना, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। गांव भर की चरपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया जाता था पिताजी। समझ ना। तो गांव भर के जो होता है ना कि चरपाई एक दूसरे से मांग कर कि अतिथि जो आएंगे तो उनको किसी भी प्रकार का आदर सत्कार में किसी भी प्रकार का कमी ना हो। समझ ना। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे। उसी उम्मीद के भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है, वह हमें भी खाने को मिलेंगे। जब हम लोग खा खा कर जब सब लोग हम लोग नहीं जब सब लोग खा खा कर चले गए, तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए। महरे जागतो तो भी एक पतल पर धर के कुछ दे दो। मतलब ये भाषा है क्षेत्रीय। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टोकरों की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चोहरी। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। समझ रहे हो? जो ऐसे ही लोग कहते हैं कि सामाजिक परिवेश में एक बन जाता है प्रतिबिंब, उसी पर लोग उसका आकलन करते हैं। समझ रहे ना। ये बहुत दिन पहले की बात है। समझ रहे ना। वर्तमान में ऐसा नहीं होता। सब लोग शिक्षित हो गए हैं, सभी का अपना एक मान मर्यादाएं हैं, प्रतिष्ठाएं हैं। तो देखिए, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। आप पढ़े होंगे, एक कहती क्या बोलते हैं आप में ओ इसका एक मुंशी प्रेमचंद जी का भी मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं रचित, मतलब करुणादायक वैसे पर आधारित कहानी है। एक पंडित रहते हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही मतलब उसका पढ़ाया हुआ है कंटेंट्स क्लास। समझे ना। उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे एक खेती होता है, क्या बोला जाता है, सदगति। समझे ना। कैसे मतलब एक मतलब निचले मतलब क्या बोलते हैं, पायदान के लोगों के साथ किस तरह की मतभेद किया जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और अंत में उनको इस कदर मजबूर किया जाता है कि वे काम करते करते मर जाता है। समझे ना। ब्राह्मण और के बारे में तो ये थोड़ा सा उस समय की कुछ समय की बात है जब जाति प्रथा चरम सीमा पर थी। समझे ना। आइए तीसरा दृश्य में आते हैं। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। एक एक पैसे के लिए
परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। खटना मतलब मेहनत करना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी। जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिम्मे था। समझ रहे ना? जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। समझे ना? काम उम करने वाले हैं तो उनका भैया पैसा वैसा नहीं दीजिएगा तो वे लोग भी अपना नज़रअंदाज कर देते हैं। समझे ना? मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहुओं में से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियां। समझ रहा? पैसा भी नहीं मिल रहा है तो लोग अपना समझ जाते हैं। कितने कुर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ शर्म का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। समझे ना? तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। समझे ना? मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा मतलब है भाई, बहुत ही मतलब थोड़ा से ही अच्छा है तो कुछ, मतलब कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा ही है थोड़ा सा। समझे ना? एक उम्मीद की किरण उन लोग को दिखता था भाई कि आर्थिक तंगी से थे तो थोड़ा थोड़ा मतलब बूंद बूंद मतलब क्या बोलते हैं तालाब भरता है, तो उसी लहजे से चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मेख निकालता था कि ऐसे नवसे है। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तागा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसबीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। मेहरा वो कभी आ सकता है प्रश्न कि जसबीर देहरादून में किसके पास था? समझ ना? मामा पास, मौसी पास, मामा पास, काका पास, दीदी पास, इनमें से कोई नहीं। किसी भी तरह का प्रश्न होते हैं तो देख लीजिएगा भैया। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। समझ ना? खाल उतारने में 1-2 लोगों की आवश्यकता होती है। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। समझे ना? कई बार होता है कि घर में ऐसा काम उम आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि कक्षा से उसे बुला लिया जाए। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी।
हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर सोलहर महाकामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्यों ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना कि उससे निकलना चाहते, बट किसी कारणवश पुनः उन्हें उसी में प्रवेश करना पड़ता था। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर तजा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। समझे ना? खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन से सुखा लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेरा जाने वाली इस पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। समझे ना? उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। बस अड्डे की भीड़ वहां पर होती है ना। तो मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। ऐसा भी होता है, मतलब क्या ही बोले। कुछ ऐसा काम कीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों का उस लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ आलोचना भी होती है, तमाम तरह की बात। तो इस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि थोड़ा इसको ठीक करा दे कि मेरे बच्चे, मेरे सहपाठी सब देखेंगे तो मुझे मजाक उड़ाएंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। समझना? बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरे पीछा कर रहा था, कोई देख न ले। समझ ना? ऐसा भी होता है, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। माँ का ममत्व होता है भाई, क्या ही कहा जाए। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो।
भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। समझ ना क्या मतलब, किस तरह का लेखक अपना उस समय की स्थिति को, मार्मिक दृश्य को कैसे वर्णन किए हैं, समझ रहे ना। शब्द निधि थोड़ा सा देख लीजिए। कुरडियो, कुरडियो, कूड़ा फेंकने की जगह या घूरा, मीन मीन दोष निकालना, दहाड़ गरजना, समझना। तो यहाँ पर समाप्त हुआ भैया, और यथाशीघ्र मैं प्रयासरत हूँ कि गदग्रंथ समाप्त किया जाए, समझ है ना। उसके बाद छठ पूजा के पहले या छठ पूजा के बाद हम लोग हिंदी व्याकरण में प्रवेश करेंगे। तो किसी प्रकार को आपको लगे कि यहाँ पर यह संशोधन करने की सशक्त आवश्यकता है, तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करेंगे, मैं यथासंभव सुधार करने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।